नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही शानदार 100 एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी जो प्रारंभिक देखभाल और बच्चों की शिक्षा होती है, उससे संबंधित हम ये टेस्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये देखिए प्राथमिक देखभाल और बच्चों की शिक्षा संबंधित मॉक टेस्ट। दोस्तों, वैसे तो हम बात करें कि जो ईएसबी है, मध्य प्रदेश का जो एग्जाम का ये कंडक्ट कराते हैं, तो इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, कुछ भी पूछ लिया जाता है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने जो पढ़ा है वो ही पूछेंगे, इसलिए आपको ऐसी तैयारी करना चाहिए कि आप कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो प्राथमिक देखभाल हुई और ये बच्चों से संबंधित हुई कि इसमें आप जजमेंट कर सकें। देखना, इसमें 45 जो अंक हैं, ये 45 अंक का आना है, ये इससे संबंधित। तो आपके 35 तो जो होंगे वो फैक्ट वाले मिल जाएंगे, लेकिन 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे लगभग जो आपको दिमाग से ही सॉल्व करने होंगे। जो दिमाग से सॉल्व यानी अपने माइंड से सॉल्व कर लेंगे, वो इसमें फतह पा लेंगे। यानी लगभग इसमें आपके 40 तो स्कोर होना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, क्या कहलाती है? देखिए, जब सीखने का पीरियड चल रहा होता है बच्चों का, इससे संबंधित जब उसमें कोई प्रक्रिया में सीखने की प्रक्रिया में यानी आगे जो सीखने की जो उसकी प्रक्रिया है वो नहीं बढ़ती है, कोई उन्नति नहीं होती है, तो उसे क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है सीखने का पठार। ठीक है, इसका बी आंसर आपका हो जाएगा सीखने का पठार। क्लियर? इस प्रकार से आप कमेंट भी कर सकते हैं इसका आंसर और अपने मन में भी रख सकते हैं इसे कि आपके ये जो 100 क्वेश्चन है ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी जो किसी किसी ना किसी एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, वो मनोवैज्ञानिक बताना है जिसने सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वो महाशय थे थॉर्न थॉर्नडाइक। ये बहुत इससे संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन बनता है तो उसे रट लीजिए। ठीक है, तो थॉर्नडाइक थे। इसे ध्यान टी से टीडी जो थे वो भूलने वाले थे। ठीक है, मतलब कैसा कि अपन ने प्रयास तो किया लेकिन फिर भूल गए। तो इससे जो निजात पाने के लिए जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो थॉर्नडाइक ने किया था। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं? चलिए बताइए। आपके लिए बहुत ही कम समय देंगे हम, क्योंकि हमें फटाफट रिवीजन करना है 100 टॉप एमसीक्यू। अगला जो क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूद अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये जो क्रिया प्रसूद अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो स्किनर ने किया था। ये भी बहुत फेमस मनोवैज्ञानिक है, इसे आप ध्यान दे लें। ये स्किनर है। ये क्रिया प्रसूद अनुबंध सिद्धांत जो लाए थे वो स्किनर लाए थे। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? देखना, जो कोहलर मनोवैज्ञानिक हैं वो उन्होंने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ये प्रतिपादन किया है अधिगम का। ये सिद्धांत यानी जो है वो सीखने की कला, अधिगम वही कहलाता है। ये कोहलर महाशय ने इसका प्रतिपादन किया था। बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ये जो प्रतिपादक थे, ध्यान दीजिए, कैटेल थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखना, आपको मैं बता रहा हूं कि जो कंसेप्ट आधारित क्वेश्चन है वो आप जरूर कर लें। ठीक है, ये शिक्षण हेतु मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग, ये कंसेप्ट ही आधारित है, मतलब ये फैक्ट है। ठीक है ना? ये ओके। तो इसका जो प्रतिपादन शिक्षण हेतु मानसिक दोलन का प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके लिए सुधार के लिए किया गया? ये जो सुधार के लिए किया गया है सृजनात्मकता। ठीक है ना? सृजनात्मकता। क्लियर? ठीक है ना? ये बोलने में थोड़ी मिस्टेक हुई, लेकिन आप ध्यान रखें। शिक्षण हेतु मानसिक उद्दीलन प्रतिमान।
गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? भाई गोलमैन जो संबंधित हैं वो संवेदनात्मक बुद्धि का ये प्रतिपादन किया है। ये जो भी संवेग आधारित बुद्धि की कल्पना की गई है वो गोलमैन ने की है। निम्न में से कौन सा शेष भिन्न है? वो भिन्न की बात करें मतलब एक अलग है, वो है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। लेकिन समान अवयवों का सिद्धांत, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत जे एक जैसे हैं। लेकिन ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत है वो ये निम्न तीनों चारों में से एक ये है जो अलग है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ये जो स्तर है वो है बोध। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर बोध है। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह किसका उदाहरण है? ठीक है ना, साइकिल से माने अपग्रेड हो रहा है अपने आप को। ये जो सिद्धांत है वो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का सिद्धांत है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन जो आ रहे हैं थोड़े टिपिकल आ रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, ये किसका उदाहरण है? ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? ये अधिगम के पठार का जो कारण नहीं है वो विद्यालय का असहयोग। ये अधिगम का पठार का कारण नहीं हो सकता है, लेकिन प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा, ये ज्ञान की सीमा जो है वो अधिगम के पठार के कारण है। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह जो कथन दिया गया है दोस्तों गेट्स व अन्य सहयोगियों के द्वारा दिया गया है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है? ये जो करता है बुद्धि का करता है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? चलिए बताइए। ये जो किया है वो जुंग ने किया है। जुंग महाशय मनोवैज्ञानिक ने किया है। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ठीक है, जो बच्चों के सोशल डेवलपमेंट होते हैं उसके लिए ये सामाजिक परिवेजन तत्व। देखना इसका मतलब ये है, देखना आपका जो घर है उसके आसपास कैसा वातावरण है, सामाजिक कैसा वातावरण है, वही तो है। ठीक है ना, ये है। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? सामाजिक विकास का जो प्रमुख नियम है वो कल्पना और संवेगात्मक विकास का संबंध नियम। क्लियर। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसमें विकास का जो सिद्धांत नहीं है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत वो विकास का सिद्धांत नहीं है, लेकिन निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत ये विकास का सिद्धांत है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? यह जो कथन दिया है वो गैसले महाशय ने दिया है, गैसले मनोवैज्ञानिक ने दिया है। मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार किसने वर्गीकृत किया है? मूल प्रवृत्तियों के जो 14 प्रकार हैं वो मैकडूगल ने वर्गीकृत किया है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण आवधान है, यह किसका कथन है? ये जो कथन है दोस्तों इसका सही आंसर है रॉस। जी हाँ, ये भी रॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण आवधान है, यह जो कथन है वो रॉस का है। निम्न में से कौन सा सीखने का मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? सीखने के जो मुख्य नियम है वो बहु अनुक्रिया का नियम शामिल नहीं है, जबकि तत्परता का नियम, कोई भी अपन काम कर रहे हैं उसमें तत्पर हैं, अभ्यास आप प्रैक्टिकल करेंगे और जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो सारे सीखने के मुख्य नियमों में शामिल हैं, लेकिन बहु अनुक्रिया का नियम जो है वो मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादन किया है? ये जो प्रतिपादन किया है साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण किया है। ध्यान दीजिए, इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया है। ये बहुत ही ये जबरदस्त मनोवैज्ञानिक हैं। देखना ध्यान दीजिए, जबरदस्त का मनोविज्ञान का आता है क्योंकि ये बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बस सही नहीं है और ये है सीखने का समग्र सिद्धांत।
सीखने का समग्र सिद्धांत जो कि हल बता रहे हैं कि ये प्रतिपादन किया था, तो ये जो है वो गलत है। जबकि सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने, सीखने की क्रिया का प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर, देखें ध्यान देना, स्किनर का पूरा नाम बीएफ स्किनर है। सीखने का क्लासिक सिद्धांत जो दिया है वो पैब लॉब ने दिया है, पहली बार आया है, ध्यान दीजिए, इंपोर्टेंट है, सी वाला आपका इंपोर्टेंट है, दो तो अपन ने पहले पढ़े हैं। निम्न में से किन का नाम सर्जन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? सर्जन शास्त्र के पिता गाल्टन, ठीक है ना, गाल्टन के पिता का नाम जो है वो सर्जन शास्त्र के से जुड़ा है। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ये क्रे समर ने की है, ठीक है, पहली बार नाम आया है, क्रे समर ने की है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों के अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? ये जो कथन है आपका क्रो एवं क्रो का है, ठीक है ना, क्रो एवं क्रो का है। तो दोस्तों जो हम अभी ये बाल विकास संबंधित ये सीखने की कला देखभाल देख रहे हैं, ये बहुत ही कंसेप्ट आधारित हैं, यानी आपने यदि इसमें तो क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है ना, और जो आप दिमाग से माइंड से हल करेंगे वो वही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है ना। इसमें ये जो आपका महिला पर्यवेक्षक का पेपर है वो इसी पर डिपेंड है। यदि आपने अपने दिमाग से जो क्वेश्चन आएंगे वो हल कर लेते हैं तो आप इसमें सिलेक्शन पा लेंगे, लेकिन ये तो जो फैक्ट है वो तो आप रट मारेंगे क्योंकि हर बुक में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति में से किस अवस्था से संबंधित है? ये जो अवस्था से संबंधित है मध्य किशोर अवस्था, ठीक है ना, मध्य किशोर अवस्था। विद्रोह की भावना कब आती है? जब आपकी किशोर अवस्था लगभग 14 से मतलब 18 लगभग मान लो, यही मान लो मध्य किशोर अवस्था की बात कह रहे हैं, तो इसमें आपको किसी से जलन की भावना पैदा होती है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति आती है। एक छात्र का पाठ्यक्रम होना चाहिए, देखना एक छात्र का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आदर्श प्राप्ति में सहयोग करने वाला, ठीक है ना। देखना ये आपका सहपाठी हमेशा सहयोग करने वाला होना चाहिए। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? देखना विकास की जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और यही क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करें दोस्तों, ठीक है ना। जहां भी हमारा ऐप भी कल्पित लर्निंग ऐप जल्दी लॉन्च होने वाला है, वहां भी कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है ना। क्योंकि देखना ये आपका माइंड, जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं, जब आप कैसे भी हैं, ये नहीं है कि आपने कितना पढ़ा है, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। आपका माइंड वहां चलना चाहिए, बिल्कुल शार्पनेस, आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? ये है जो विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, ठीक है ना। जो विकास है वो सामान्य की ओर नहीं जाता है। अपन जब कोई एकदम प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्या है कि प्रगति की ओर जाएगा। विकास अंतःक्रिया का फल है, बिल्कुल ये तो मान सकते हैं। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये भी मान सकते हैं। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी है। लेकिन ये जो है वो विकास विशिष्ट सामान्य की ओर कहां से जाएगा दोस्तों? बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी होती है? ठीक है, ये जो शुरुआत में जब बच्चा कितने का होता है, देखना 7 से 12 साल की उम्र है, तो वो इमेजिन जरूर करता है, वो ही है चीज, ठीक है ना। और उसी पर आधारित होती है, कुछ भी सोच लेता है। जब तक उसे 12 साल में किशोरावस्था आती है तब वो थोड़ा बहुत सोचता है, नहीं वो ज्यादा इमेजिन ही करता है, ठीक है ना। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ये जो है वो वंश क्रम का भी इफेक्ट पड़ता है और वातावरण परिवेश का, ठीक है ना, ये दोनों का है। आपकी कुल कैसा है, वंश कैसा है, उस पर डिपेंड करता है, ये विकास है, ठीक है ना। जैसे आपके माता पिता होंगे, माता पिता यदि इंटेलिजेंट है तो जो वो बच्चा है, मतलब पुत्र या पुत्री है, कुछ भी कह लो, ठीक है ना। इसमें इनके वंश आते हैं। अब वंश तो आते हैं लेकिन आपका परिवेश, मतलब जो घर का वातावरण है, ठीक है ना, होम के आसपास का वातावरण है, वो भी जो है वो विकास, मतलब है, आप देखना कहते हैं जैसी संगत वैसी मतलब, ठीक है ना, वैसा ही काम, ये बोल लो। तो यदि आपकी गलत संगत होगी तो आप गलत विचार वाले होंगे, और अच्छी संगत होगी तो अच्छा होंगे। तो वही वंश के अनुसार भी और वातावरण का, दोनों का फर्क पड़ता है।
निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ठीक है ना? ये बौद्धिक विकास मतलब जब माइंड का डेवलप होता है तो इसमें से जो तथ्य है इसमें से कौन सा नहीं है? देखिए इसमें नहीं है सामाजिक संचरण। ठीक है ना? सामाजिक संचरण। क्लियर? जबकि अनुभव काम देता है, संतुलीकरण काम देता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? ठीक है ना? जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें कौन सी जो है वो व्यूह रचना करना चाहिए? सहकारी, अधिगम तथा प्योर ट्यूटर, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। ठीक है ना? यदि आपको कुछ नहीं आ रहा है, मतलब आप एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपको हमेशा इंटेलिजेंट व्यक्ति से ही दोस्ती तो सबसे करना चाहिए आज के जमाने में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस जो है कि वो आपके विचारों के साथ मेल खाता हो, यही है। तो यदि आपको कुछ नहीं आ रहा है तो झट से अपने सहपाठी से जरूर पूछें, या फिर जो सहपाठी सीख रहा है तो आप भी सीख रहे हैं, कहने का मतलब तो सहपाठी द्वारा जो अनुशिक्षण होता है वो ज्यादा फोकस होता है बच्चों पर। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं व्यक्तियों के प्रति सजगता की विशेषता क्या है? ठीक है ना? समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों और कमियों एवं व्यक्तियों के प्रति सजगता की विशेषता सृजनशील बालकों की विशेषता होती है। ठीक है ना? समस्या के अर्थ को मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, उसकी इंटेलिजेंसी आप में है। वातावरण में मतलब जो परिवेश है उसके जो इफेक्ट हैं उसे, कमियों एवं व्यक्तियों के प्रति सजगता की विशेषता क्या कहलाती है? एक सृजनशील बालक है वह। समझ में आई? तो ये है। एक कॉलेज अब आ रहे हैं कंसेप्ट आधारित, है ना? देखना आप, ये जो आपने इनके बारे में तीन चीजों के बारे में पढ़ा होगा तभी इसका क्वेश्चन दे पाएंगे। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल दी है। लड़की की मां ने उसे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांग दो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यानी ये क्या कर दिया, मतलब उस जो पुत्री है और अपनी माँ की बात क्या है वो मान गई है। यानी तो ये जो है श्रृंखलागत अधिगम अधिगम है। क्यों है? एक सीरीज एक तो अधिगम है। क्यों? भाई माँ ने कुछ सिखाया है, माँ ने कुछ सीखा है और ये दूसरे पर जा रहा है। ठीक है ना? ये क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो है वो श्रृंखलागत होता है, ध्यान दीजिए। ठीक है ना? मतलब कोई चीज अगर डायरेक्ट आप किसी से सीखते हैं तो वो श्रृंखलागत अधिनम अधिगम होता है। बाहरी अभिप्रेरणा में समावेशित क्या किया जाएगा? ये जो बाहरी अभिप्रेरणा है, बाहरी मोटिवेशन है, उसको लेके इसमें क्या जो है वो समावित किया जा सकता है? देखिए इनमें से सभी किए जा सकते हैं। देखना, प्रशंसा एवं दोषारोपण। आप कोई भी अच्छा काम करता है, कोई लोग प्रशंसा कर दे, अच्छा काम है तो प्रशंसा करना चाहिए, यदि वो दोष युक्त है तो उसे दोषारोपण। प्रतिद्वंदता मतलब ये कंपटीशन का, आज का जमाना कंपटीशन का है, वही प्रतिद्वंदता है। ये वो वाली प्रतिद्वंदता नहीं है चिढ़ने वाली। ठीक है ना? पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार भी मिलना चाहिए और दंड, यदि उसने गलत किया है तो दंड भी होना चाहिए। परिणाम का ज्ञान और उसे रिजल्ट का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी ये बाहरी अभिप्रेरणा जो है वो समावित किया जा सकता है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव को, इसको क्या कहते हैं? ठीक है ना? दूसरों के व्यवहार मतलब ये वातावरण ही है, तो उसे कहते हैं सामाजिक सामाजिक अधिगम, सोशल। ठीक है ना? ओके, क्लियर? अधिगम निरयुक्ता का लक्षण क्या है? देखो, जो हम ये अधिगम निरयुक्ता का लक्षण है वो क्या है, आप समझ सकते हैं। अधिगम निरयुक्ता का जो लक्षण है वो आवधान संबंधी आवधान संबंधी विकार। ठीक है ना? आवधान संबंधी बाधा विकार। जो देखना, यदि आप सीख नहीं पा रहे हैं तो क्या है? वो एक आवधान है, वो आवधान संबंधी बाधा विकार में आता है। उसे ये जो है वो अधिगम निरयुक्ता का लक्षण दर्शाता है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व कारक कौन सा है? अधिगम को जो प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व का कारक है वो परिपक्वता एवं आयु। देखना, आयु परिपक्वता मतलब जब आप मैच्योर होते रहते हैं, होते जाते हैं और आपकी एज बढ़ती जाती है, तो आप जो आपकी जवानी में चीजें थी वो कुछ थोड़ी समझ आने लगती है। उसे आप क्या है कि आप उसे
इग्नोर करते रहते हैं कि मुझे ये चीज नहीं मिली या फिर ये नहीं हुआ, तो वो आप परिपक्वता एवं आयु की वजह से आप उसको जो है वो इग्नोर करते जाते हैं, यही चीज है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर उसकी बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। मतलब दो चीजें हैं और उसमें एक को कर लेता है और दूसरे को नहीं करता है, तो इसे क्या कहेंगे? शून्य प्रशिक्षण अंतरण, ठीक है ना? क्या इसकी चीज इसमें चीज में नहीं गई है भाइयों, ठीक है ना? ये अलग चीज है, ये अलग मैटर था। गेंदबाजी का कौशल अलग है और बल्लेबाजी का कौशल अलग है। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ठीक है ना? तो निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ये करता है पूर्ण अभिव्यक्ति संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, ठीक है ना? पूर्ण अभिव्यक्ति संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। फ्राइडे, प्याजे और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु प्याजे ने निम्न में से कौन सी व्याख्या की? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्याजे ने कौन सी व्यक्तित्व विकास के बारे में किया है? तो भैया ये कह रहे हैं विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा गया है, ठीक है ना? बिल्कुल है। आपकी जो संज्ञानात्मक है अपने आप में डेवलप करने की है, वही चीज है। यदि आप अपने आप में समझते जाएंगे तो क्या है कि अपने जीवन में आप निखार पाते जाएंगे। गिलफोर्ड अवसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? गिलफोर्ड अवसारी चिंतन पद का प्रयोग जो किया है वो सृजनात्मकता के बारे में किया है, ठीक है ना? वो गिलफोर्ड सृजनात्मकता जिससे कि अवसारी चिंतन पद का प्रयोग किया है मित्रों। निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? ठीक है ना? रुचि के बारे में मतलब आपका इंटरेस्ट के बारे में सत्य नहीं है, तो ये है रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। ये तो प्रतिबिंब का है, प्रतिबिंब है, तो इसलिए ये सत्य नहीं है, ठीक है ना? ध्यान दीजिए। देखिए रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं, बिल्कुल सही है। रुचियां समय के अनुसार बदलती हैं, बिल्कुल। रुचियां योग्यता एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं है। ये रुचियां है जो योग्यता से क्या मतलब है? तुम्हें जो कोई चीज खाना है तो खाना है ना? और ये अभिक्षमता है जो क्षमता है, तो ये है। अब दिमाग यही है, देखे ना? इस क्वेश्चन को आप यदि आपने पढ़ा भी नहीं है, आपने कहीं क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको दिमाग से ही करना होता है, ठीक है ना? बस इसमें थोड़ा समझ में आता, इसमें दोनों में प्रॉब्लम आ सकती थी, लेकिन यदि आप हैं तो समझ जाते इसमें क्या है ना। अभिवृत्ति क्या है? देखना अभिवृत्ति क्या है। ये अभिवृत्ति जो है, समझिए, ये एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित हुआ किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना? अभिवृत्ति वही रुचि कह सकते हैं, ठीक है ना? कह लें सीधी-सीधी बात। आपने किस प्रकार से कोई चीज़ पसंद है, नापसंद है, वही एक भावात्मक अपने अंदर जो भावनात्मक प्रवृत्ति होती है, उसी को प्रैक्टिकली के रूप में इकट्ठा करके किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति, ठीक है ना? कोई भी वस्तु जिसे हमें जजमेंट करना है, उसके प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करना ही अभिवृत्ति कहलाता है। तो मैंने आपको ये जो है सरल तरीके से भी समझा दिया है, इसे आप कभी ना भूलें दोस्तों। अभी व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशु वंशानुक्रम की क्या भावना होती है? मतलब क्या भूमिका होती है? वही भावना, कुछ भी कह दो। व्यक्तित्व एवं बुद्धि के जो उसमें फर्क पड़ता है, ठीक है? इसमें क्या फर्क पड़ता है कि नाम मात्र की इसमें भूमिका शामिल होती है, ठीक है? तो व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वीय भूमिका है, आकर्षक भूमिका है। लेकिन इसमें नाम मात्र की भूमिका होती है। कैसे? जैसे आप आप पर्सनालिटी बनेंगे, ठीक है ना? तो वंशाक्रम जो होगा वो आपकी, जैसे आपके पिता किसान हैं, ठीक है ना? तो यदि आप सीख गए और कुछ अच्छा बन गए, कलेक्टर बन गए, ठीक है ना? डीएम बन गए आप, तो ये जो वंशाक्रम से इसमें फर्क नहीं पड़ा है, ये कह रहे हैं, ठीक है ना? ये आप अपनी मेहनत से आपने जो हासिल किया है वो अपनी मेहनत से किया है, तो ये नाम मात्र की भूमिका इसमें शामिल होती है मित्रों। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है?
आप समझ लीजिए, आपकी इच्छाएं कभी पूरी ना हो तो उनका भंडार ग्रह कहाँ माना जाता है? वो इदम में माना जाता है, ना कि अहम में और ना कि परम में। ये सीधा का सीधा इदम में जाता है, ध्यान दीजिए इसे, है ना। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, जी हाँ। यदि आपका अपने किसी भी आपका जो रक्षा तंत्र है, आपकी स्वयं का रक्षा तंत्र है, तो उसके लिए क्या होता है देखना, ये दबाव से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आप कभी दबाव में नहीं आएंगे, आपका जीवन अच्छा चलेगा। और आप दबाव में आ जाते हैं, यदि आपका काम एक काम बिगड़े, ध्यान दीजिए, कोई एक काम बिगड़े तो आप दूसरा भी काम बिगड़ेगा, क्योंकि आप पहले से ही प्रेशर में हैं। और जो इस दुनिया में इस प्रेशर से निपट जाएगा वो कुछ भी पालेगा, सॉरी दोस्तों, कुछ भी पालेगा। ये दबाव ही है, ठीक है ना। तो दबाव, आप अपने ऊपर कभी भी दबाव नहीं आने दें, कभी भी नहीं। क्लियर। शारीरिक योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? देखना, शारीरिक योग्यता वाले व्यक्ति के लिए जो फिजिकली है, बहुत स्ट्रांग है, उसके लिए कौन सा रक्षा तंत्र सबसे संतोषजनक होगी? तो ये दोस्तों आपके दिमाग ही से इसका क्वेश्चन देना है, ठीक है ना। तदामीकरण, यदि आप तदामीकरण जानेंगे, अब तदामीकरण को आपको कुछ पता ही नहीं है तो क्या करोगे? विवेकीकरण, तो अतिकल्पना। तो यदि इसका आंसर देना है तो आप दोनों पे लो ना। किसी शारीरिक विवेकीकरण क्या, अतिकल्पना क्या है, ठीक है ना। तो ये अतिकल्पना और विवेकीकरण क्या है? कुछ नहीं, ये है अतिकल्पना, समझ रहे। शारीरिक योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र के संतोषजनक होती है? वो अतिकल्पना। जो फिजिकली वो होगा, वो हमेशा ज्यादा इमेज नहीं करेगा, अपने मतलब मेहनत पे ही भरोसा करेगा कि हाँ मैं आर्मी में सिलेक्ट हो जाऊंगा या कुछ भी करना है, ठीक है ना। तो वो अति कल्पना नहीं करेगा। यदि भाई उसकी अपना रक्षा तंत्र बढ़ाना है तो अति कल्पना नहीं करे वो। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं, ठीक है ना। तो ये जो किए गए हैं, लोगों के स्थान पर जानवरों को लो। अब ये क्या, बालक प्रसंग बोध जो परीक्षण है, वो परीक्षण कार्ड में लोगों के स्थान पे जानवरों के कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं, वही ही बालक प्रसंग बोध प्रशिक्षण कहलाता है। और वो 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेना चाहिए? देखना, ये जो विधि है वो ब्रेन स्ट्रॉम विचारावेश विधि है, ठीक है ना। इस विधि की यदि कोई बालक सृजनशीलता होगा तो वो समझ लो इंटेलिजेंट होगा। वो होता है ब्रेन स्ट्रॉमिंग या विचारावेश। देखना, किसी व्यक्ति में विचार आते हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि वो सृजनशीलता है, नया काम सीखने की कोशिश करता है, उसे कहते हैं हम सृजनशीलता। इंटेलिजेंट है, कुछ भी मैंने आपको, देखना, यदि आप मेरे शब्दों को अपने दिमाग में उतार लेंगे ना तो ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र कुछ ही नहीं है दोस्तों, है ना। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ज्यादा चिंता नहीं करना है और इसको क्वेश्चन देखना है। देखना, मैं आपको बताता हूं, ये ना आपने पढ़ा नहीं है। आवश्यकता वंचना का शारीरिक अवस्था नहीं है। आवश्यकता वंचना वंचना की शारीरिक अब जी समझ में नहीं आ रहा है, लो ये कथन सही नहीं है। और ठीक है ना, तो अपन दूसरा पढ़ते हैं, तब इसके तीन तीन देखते हैं इसमें क्या रिलेशन है। और आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता एवं अंतनोद समान नहीं है बल्कि समांतर है। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल हैं। देखना, ये जो कह रहे हैं, जो किसी चीज की आवश्यकता है वो आपके दिमाग की ही उपज है, तो ये जो है वो कथन सही है। आवश्यकता कोई भी चीज की नीड, अंतनोद समान नहीं है बल्कि समांतर है, ठीक है ना। ये देखना, आपको कोई चीज आवश्यकता है और कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, तो ये जो चीज है वो समान नहीं है, ठीक है ना। और बल्कि एक दूसरे के क्या है, रिलेटेड है। वो अंतनोद ये नेगेटिवता में आता है ये, ठीक है ना। तो ये नहीं कि इसके इसके आवश्यकता के में आता है,
ठीक है ना। तो ये इसका अलग है। मूल प्रवृत्तियां जो इंसान की मूल प्रवृत्ति हैं, मतलब जैसे आदत होती हैं, वो ही आंतरिक जैविक बल माना जा सकता है। इसलिए ये जो है वो आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। तो ये तो कोई बात बड़ी बात नहीं है, 45 घंटे शासन ने किया था। ठीक है ना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। देखना, ये जरूरी नहीं है कि अभी नया शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू हो गया है तो आप 2009 का ना पढ़ें। देखना, ये बहुत ही विचित्र माया है हमारे मध्य प्रदेश के जो भी एग्जाम होते हैं। इसलिए इनमें से ये सभी हैं। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना चाहिए, ठीक है ना। पाठ्यक्रम का संचालन का पूरा करना चाहिए। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, ये दायित्व होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन कहां का आपका कठिन था भाइयों। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है। देखिए, आप बताइए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से कौन सी सूचीबद्ध नहीं है। तो ये जो है वो महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इसकी जो है वो रूपरेखा, जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 है, उसमें शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। तो ये सूचीबद्ध किया गया है। नैतिक शिक्षा को नहीं किया गया है। शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में नहीं किया गया है। शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है। तो ये जरूर है कि महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी की कुछ ना कुछ महिलाओं की आदर के लिए जो है वो कार्यक्रम विकसित मतलब आयोजित किए जाने ही चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। अब ये जो बातचीत की गई है वो ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। ठीक है ना। आपका नॉलेज है तो आपको कहीं भी काम आ जाएगा। तो ये स्थायी होता है, दिया जाता है, इससे विकास होता है और इसकी संरचना की जा सकती है। क्लियर। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों ज्ञान के बारे में। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। आप क्रिएटिविटी, क्रियात्मक, ठीक है ना। तो क्रियात्मक जो अनुसंधान है वो विद्यालय की कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना है। ये है क्रियात्मक। जैसे आप बच्चे पढ़ रहे हैं तो यदि आप क्रियात्मक अनुसंधान नहीं करेंगे तो उनकी शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार सुधार होगा, नहीं होगा। इस वजह से विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना ही क्रियात्मक अनुसंधान का उदाहरण है दोस्तों। चलिए हम जल्दी करते हैं, लेकिन क्या करें, क्वेश्चन ही ऐसे हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में से निम्न में से किस सुधार को समझाया गया है। ये जो सुधार गया है इनमें से सभी: खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन। ठीक है ना। ये हैं, ये परीक्षा सुधारों से कहा जाते हैं। ठीक है ना। मतलब सीधी बात, किताब से पढ़ाना चाहिए, यही है। व्यापक मूल्यांकन, हर टेस्ट लेते रहना चाहिए और सामूहिक कार्य का मूल्यांकन भी कीना चाहिए। मतलब क्लास में जो रैंक फर्स्ट पे आता है, अरे रैंक फर्स्ट आई है इसकी, और लास्ट में आता है, तो ये जो है वो कंपटीशन के ही उदाहरण हैं दोस्तों। 9 वर्ष के बालक ने तर्कना आधारित होती है। ठीक है। 9 वर्ष के बालक ने कौन सी तर्कना आधारित होती है। ये जो होती है, ठीक है ना। तो नियमों का पालन कर, देखना, 9 वर्ष के बालक की तर्कना आधारित होती है, किसी कार्य के भौतिक परिणाम और उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। किसी कार्य को सही होना इस बात पर निर्भर करता है उसकी व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है। नियमों का पालन करने के बदले कुछ लाभ मिलना चाहिए। सही कार्य है वह उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए, अन्य व्यक्तियों के उनके प्रभाव से प्रभावित करता है। तो ये जो तर्कना आधारित होती है दोस्तों, ठीक है ना। इसका आंसर ये आपको कमेंट करके भी बताना है कि 9 वर्ष के बालक ने तर्कना आधारित होती है। क्लियर। निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। ये जो परिणाम है वो नरेंद्र ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। तो ये अभिप्रेरणा का कोई परिणाम नहीं है। देखना, ये है अभिप्रेरणा, मतलब एक चीज से लेकर
हमें अपनी जिंदगी बनाना, वो अभिप्रेरणा। तो वह कुछ भी मतलब कुछ किसी भी कार्य में जो है वो अभिप्रेरणा करना, ठीक है। कैसे? रोमा ने नृत्य का समय 1 घंटा से 2 बढ़ा दिया है, यानी वो कुछ ना कुछ अपने अंदर अभिप्रेरणा कर रही है कि मैं इस काम को सीख पाऊं जल्दी से। राहुल ने सांस लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी आरंभ कर दी है, बिल्कुल सही। शिव सिंह ने तेजी से आधुनिक व प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में से संबंध स्थापित करने में प्रगति की है। नरेंद्र ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन के अध्ययन का आरंभ कर दिया है दोस्तों। निम्न में से क्या प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? तो ये जो कार्य करेगा वो विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देना, ठीक है ना। बिल्कुल सही है ना। उनकी युक्त क्या योग्यता है और क्या कार्य कर रहा है उसकी महत्व की सूचना देना। ये जैसे अच्छा कार्य कर रहा है तो उसकी प्रशंसा कर दो, वही है और कुछ नहीं है। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करते हैं, यानी सीखने की कला को प्रदर्शित करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, ठीक है ना। और ये नहीं कि स्वादिष्ट भोजन का देखकर मुंह को लार आना, चढ़ाना, भागना, फेंकना 3 वर्ष की अवस्था में, ये नहीं, ठीक है ना। तो ये नमस्ते करना। निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो ये जो चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है वो मांसपेशियों की क्रिया। ध्यान दीजिए, निम्न में से चिंतन की प्रक्रिया में सबसे जो है वो मांस, अब देखना कैसे। आप कोई सोच रहे हैं और आपकी मांसपेशियां काम नहीं कर रही हैं, तो सबसे कम महत्वपूर्ण होता है मांसपेशी। इसमें आपकी क्रिएटिविटी दिखाना चाहिए, चित्र बना रहे हैं, प्रतीक एवं चिन्ह, ये भाषा, ये चिंतन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं। कम महत्वपूर्ण कौन होता है? मांसपेशियां की क्रियाएं। तो आपको दिमाग पे स्ट्रेस नहीं डालना है, ठीक है ना, ये होता है। अंत व्यक्तित्व बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। अंत व्यक्तित्व बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला जो व्यवहार है वो है मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना। जी हाँ, अंतर मतलब ये जो है आपकी इंटरनल मेमोरी की बात हो रही है। आप मिलते जुलते, संवेग क्या होती है? एक भावना होती है संवेग, ठीक है ना। तो जैसे कैसे कि भाई किसी का हाँ कुछ हो गया, मतलब तो वो अपन कह रहे भाई दुख हो गया किसी को तो अपन दुख कर रहे हैं, प्रशंसा हो रही है तो अपन प्रशंसा। ये संवेग ही है, मतलब एक भावनात्मक क्रिया को प्रदर्शित करना संवेग होता है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सी व्यूह रचना अभिप्रेत लैंगिक अंतरों को मध्य नजर रखते हैं? लैंगिक समानता भावना के विपरीत है। ये जो विपरीत है, लड़कों को समस्या के समाधान और विष पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनकी आत्मविश्वास विश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करना। ये जो है वो, अब ये मतलब ये क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। मतलब समझो इसको। आप ये नहीं कह सकते कि लड़का लड़की हैं क्लास में तो आप लड़का को ज्यादा भाव दें कि उसे सिखाएं और लड़कियों पर ये ना करें, लैंगिक है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, ये है इसमें, है ना। विष पर नियंत्रण रखने के लिए उसकी योग्यता पर उसको आत्मविश्वास विकसित करके सहयोग प्रदान करना है कि तू तो बहुत कुछ कर पाएगा, ये वो दुनिया भर की बातें, उल्टी सीधी बातें कहकर, ठीक है ना। और जबकि विद्यार्थियों को क्या बताएं, रूढ़ी पद्धति विषय में सफलता हासिल कर सकते हैं। प्रारंभिक विद्यालय वर्षों में लड़के और लड़कियों की शारीरिक एवं गामक कौशलों को विकास की संभावना समान होती है, बिल्कुल सही है। लड़की एवं लड़कियों दोनों को कम आक्रामक एवं एक दूसरे के अंतःक्रिया करने के लिए संबंध सामाजिक तरीकों को सिखाया जाए, ठीक है ना। लेकिन ये भावना विपरीत होती है। लड़कों को समस्याओं के समाधान और विषय के पर नियंत्रण रखने के लिए उसकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए उसे सहयोग प्रदान करना। एक अध्यापक किसी भी समूह में सामुदायिक आधारित व्यक्तित्व भावनाओं को समझ सकता है। एक अध्यापक किसी भी समूह में सामुदायिक आधारित व्यक्तित्व भिन्नताओं को समझ सकता है। इसका जो सही आंसर होगा वो भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर ही समझ सकता है। सामूहिक समूह में सामुदायिक आधारित व्यक्तित्व तभी वो निखार सकता है, ठीक है ना। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। ये सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित। अपने कार्य केंद्रित मतलब जो भी आपने प्रोजेक्ट किया है तो वो प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए, उसी पर विद्यार्थियों का है केंद्रित रखना चाहिए। निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए नहीं है? ये नियमित संबंधी स्वास्थ्य संबंधी नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती है,
ठीक है ना? तो ये विशेषता सामाजिक रूप से वंचित परिवारों के लिए, विद्यार्थियों के लिए नहीं है। देखना इसमें क्या है, बालकों को देखभाल के अनुभव एवं उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते हैं। व्यापक एवं विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता है। विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता है। ठीक है? लेकिन इसमें जो है वो नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती है। ये अलग चीज़ है। ठीक है ना? क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है, क्योंकि ये जो क्रियात्मक अनुसंधान है, मैंने कहा था कि अध्यापकों, शिक्षक, प्रबंधन एवं प्रशासन प्रशंसकों द्वारा दिया जाता है, इसलिए इसलिए है। ठीक है ना? ये जो क्रियात्मक अनुसंधान है, वो मौलिक अनुसंधान से मौलिक तो आपके जो चीजें हैं वो करना ही है, लेकिन जब आप क्रियात्मक होगे तभी तो नई चीज सीखोगे। तो वो ये कह रहे हैं कि जो अध्यापकों, शिक्षक, प्रबंधन एवं प्रशासन प्रसंगों द्वारा दिया जाता है क्रियात्मक, इसलिए वो मौलिक अनुसंधान से भिन्न है। क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है भैया, आप जो समझ लो क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारण पर आधारित है। मतलब एक एक समस्या आधारित, जैसे कोई भी अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, तो इसी से अपन प्रॉब्लम सॉल्व करवा करेंगे, अपने क्रियात्मक अनुसंधान करेंगे इसी समस्या से। ठीक है ना? तो वो उपकल्पनाओं के निर्माण समस्याओं के कारण पर ही आधारित होता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संधान के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है वो क्या दिया गया, सभी। यह एक तरीका है जिससे प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, बिल्कुल सही है। भाषा पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे ना छूट जाए। यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहित देगा। निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? ठीक है ना? ये उपयुक्त नहीं है। अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना, ठीक है ना? वही इमेजिनरी के द्वारा विषय को सीखना, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? तो अमूर्तता मतलब अपना माइंड नहीं लगाकर वस्तुओं को परीक्षण करना व अवलोकन का रिकॉर्ड दर्ज करना, रेखा चित्र बनाना, वास्तविक अनुभव प्रदान करना, ये है। ठीक है ना? वही चीज है जो अपन पढ़ चुके हैं। निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमत नहीं रखता है? ये जो नहीं रखता है वो विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। ठीक है ना? ये कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमत नहीं है दोस्तों। संज्ञान संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित क्या करता है? ठीक है, ये करता है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। ठीक है ना? ये मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को ये करता है, संज्ञानात्मक शारीरिक संरचना के। ठीक है ना? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखना, प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता है। ठीक है ना? कर सकता है, कैसे नहीं कर सकता है अध्यापक? ये इसलिए तो कथन सही नहीं है ना? और यदि कोई नकारात्मक घटनाओं के बारे में प्रभाव, कोई नकारात्मक चीज है तो बताएगा शिक्षक कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। निम्न में से कौन सा विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? देखना, निम्न में से कौन सी विशेषता जो परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? ये जो करती है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है ना? ये जो परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ये जो है वो ये विशेषता परिपक्वता के अधिगम से अलग करती है। परिपक्वता तो आती जा आएगी, आयु के साथ आएगी। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? लो, विकास के संबंध में, डेवलप के संबंध में जो सही नहीं है वो है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव खतरे नहीं होते। अरे भाई, कुछ भी कैसे नहीं होते? विकास के विवरण में कुछ तो रिस्क लेना पड़ता है, इसलिए ये संबंध में सही नहीं है दोस्तों। दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल अवस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन है इस पर विचार के जो विपरीत है? छोटी-छोटी बातों पर झगड़ते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेना। आप, मेरा कहने का मतलब देखो, ये अपने क्लास में हो आप, तो अपने सहपाठियों से कभी भी लड़ाई-मड़ाई ना लें, छोटे-मोटे कामों से बाल अवस्था में जो है, तो वो विचार के विपरीत है कि सामाजिकरण उत्तर बाल अवस्था में बेहतर होता है। तो ये है, ठीक है ना? योगान
योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? जो समय विशेष एवं विभिन्न कारणों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है, वो उसका पता लगाना योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। ध्यान रख, एक किसी भी पर्टिकुलर टाइम में विद्यार्थी ने कितना आउटपुट दिया है, वो योगात्मक मूल्यांकन। राजू खरगोश से डरता था शुरू में। खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया। राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग किसका उदाहरण है दोस्तों? काय का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का उदाहरण है। ठीक है ना? मतलब किसी चीज से धीरे धीरे, मतलब उस वो चीज खतरनाक है, हो सकता है कि अपन वो चीज अपन कर नहीं पाएंगे, लेकिन उसे अपन प्रैक्टिकल रूप में करके देखें अवश्य ही। ठीक है ना? तो प्रैक्टिकल में दिमाग लगाया है, तो उस सिद्धांत को कहते हैं शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। बहुमुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से, अब देखना, अब बहुमुखी और अंतर्मुखी विद्यार्थी समझना पड़ेगा तभी तो, है ना? थोड़ा मैं बुंदेलखंड से हूँ दोस्तों, तो उसकी कोई कृपा, मतलब प्रॉब्लम नहीं है करना, लेकिन विश्वास मानिए, बाल विकास और ये जो महिला पर्यवेक्षक पेपर चल रहा है, यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। ठीक है ना? ये जो अंतर्मुखी आदमी होता है, मन ही मन परेशान होता है, तो इसलिए बहुमुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से भिन्न होता है। ठीक है ना? ये समझने की बात है। निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? माइंड के बारे में क्या सत्य नहीं है? यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। अपना माइंड कभी भी बदल सकता है, किसी का भी, कोई भी कभी भी दिमाग बदल सकता है, इसके लिए यह स्थायी नहीं है, अस्थायी है। किसी पर आप दोस्तों विश्वास करते हैं तो सोच ही समझ कर करें, क्योंकि किसी का भी बुद्धि कभी भी बदल सकती है, कभी भी किसी की नीयत बदल सकती है। एक संतुलित व्यक्ति वह है जिसमें एक संतुलित व्यक्ति, एक मतलब एक अच्छा व्यक्ति संतुलन है, मजबूत अहम को बनाया जाता है। ठीक है ना? अब अहम को, जो मजबूत अहम को बना लेगा, जो समझ लो कि कुछ भी चीज पालेगा, माने अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया, यानी हर चीज दुनिया की पाली। यदि आपको गलत चीज करने की इच्छा हो रही है, उस पर आपने कंट्रोल कर लिया, तो समझो संतुलन व्यक्तित्व है आपका, नहीं तो असंतुलित व्यक्तित्व है, और आप आज नहीं तो कल गहरे गड्ढे में गिर जाएंगे। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? एक कार्य करेगी कार्यों को मूर्त रूप से समझना। ठीक है ना? देखना, जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं, उनको व्यूह रचना कार्यों, जैसे कोई भी वर्क है, तो पहले उसे मूर्त रूप से करना, कि मानसिक रूप से पिछड़ा बालक किस प्रकार से सीख सकता है, कैसे प्रकार से व्यू है, वही है व्यू रचना। नृत्य, ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है, डांसिंग और शिल्प कला। ठीक है ना? तो ये होता है विशिष्ट गुणों के विकास होती, बिल्कुल सही है। व्यक्तित्व के ढालने के लिए, बिल्कुल सही है। दबी एवं बर्दाश्त ना किए जा सकने वाली अंतनोद प्रकटीकरण, मैंने आपको एक दूसरी बार वर्ड आया है जी, ये अंतनोद है, थोड़ा बहुत निगेटिविटी, ध्यान दीजिए, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है? वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलात्मक योग्यता विशेषता है। वर्तनी बचना और कोई भी गणना में कठिनाई की सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलता की विशेषता अधगम निर्योग बालकों की होती है। ठीक है ना? अब जो अधगम मतलब जो जिसमें सीखने की कला नहीं होती, ठीक है ना, तो वही तो सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलता की विशेषता होती है। फा एवं बा, मां एवं ना अक्षरों की ध्वनि में अंतर ना कर पाना अधिगम की कौन सी समस्या होती है दोस्तों? यानी अक्षरों में, तो ये होती है
प्रत्यक्षीकरण, ठीक है ना, सामने प्रत्यक्ष है कोई चीज और नहीं हो पा रहा है तो ये प्रत्यक्षीकरण। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को बालकों के अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है दोस्तों? ये नहीं लगाया जा सकता है पल्स पोलियो कार्य में, ठीक है ना। पहले क्या है, 1995 में आपका पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ था, तो बच्चों भैया शिक्षक ही वो जो पिलाने वाली दवाई पिला रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2019 आया, उसमें पल्स पोलियो जो है वो कार्यक्रम क्या है, हटा दिया गया। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या होता है? माइंड डेवलपमेंट, बुद्धि खराब, ठीक है ना। तो बुद्धि विपरीत कब होती है? परिवार का वातावरण गलत हो, यदि पिताजी दारू पीता है, गाली देता है, तो उसका पुत्र भी वैसा ही होगा दोस्तों, 99%। कक्षा का वातावरण, आपके क्लास का वातावरण किस प्रकार है, ठीक है ना। जैसे आपके इंटेलिजेंट लोग होंगे, जैसे आपके शिक्षक इंटेलिजेंट होंगे, तो आप भी वो है ये अस्वस्थ होने का कारण हो सकता है। पास पड़ोस का वातावरण भी रखता है। तो देखना, ये नहीं है कि मानसिक रूप से वो उसके दिमाग में ही जो बॉडी के पार्ट है उस वजह से मानसिक अस्वस्थ हो सकता है, तो ये भी कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वातावरण है, ये भी कारण हो सकते हैं। संवेग क्या है, देखना आपने, संवेग क्या है? अब बताइए क्या है संवेग, क्या कहते हैं? प्यार व स्नेह परिवर्तन, क्रोध व भय, या उत्तेजना या भाव, ये बताओ तीन में से क्या है, ठीक है ना। तो ये क्रोध व भय, यही होता है संवेग। कैसे? भावना मैंने आपको बताया था कि यदि आपके कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसकी भावना को देखकर आपको उसको क्रोध होगा या फिर भय होगा। तो इस चीज से कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में घटा है, और वो घटा है क्रोध व भय घटा है। मतलब ये संवेग और भी हो सकते हैं, ये जरूर नहीं है कि क्रोध ही भय हो। बस उत्तेजना, भावों और प्यार व स्नेह का परिवर्तन नहीं है ये संवेग, ठीक है ना। ये आप समझो क्रोध व भय, तो ये समझें आप। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? लो, सीखने की, भाई सीखने की का अनुभव, अनुभव ही होगा और का है ना, प्रथम सोपान माना जाता है, ये अनुभव ही है, ठीक है ना। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान। निम्न में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? निम्न में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं, मतलब जो सोशल चीजें होती है, सोशल परंपरा होती है, तो सबसे किसका फर्क पड़ता है? तो ये परिवार का ही फर्क पड़ता है। जैसा आपका परिवार होगा, क्योंकि देखो, आप रह तो उसी घर में रह रहे हैं। अब घर में, आपके घर में उधम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वही तो सीखोगे आप, है कि ना। फिर जाओगे आप बाहर के वातावरण में, यदि फिर जाओगे आप विद्यालय में, तो स्कूल तीसरी चीज है। पहले आता है घर, फिर आता है आपका पड़ोस, फिर आता है आपका स्कूल दोस्तों, ठीक है ना। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक का मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, ठीक है ना। ये होता है 7 से 11, क्लियर। और कभी कभी 8 से, किसी आंसर में 8 से 12 भी लिख दिया जाता है, तो परेशान ना हो, दिमाग लगा लें। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण होता है, जब बालक मतलब क्रिमिनल बनता है, अपराधी बनता है, तो उसका विकसित होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? अब देखना, यदि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है तो इसे आपको कैसे देना है? तो आपने देखा होगा कि कम लगभग अपन 96 क्वेश्चन किए हैं, तो इसमें कंसेप्ट आधारित 40 क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों। यदि उनके बारे में आपको पता है तो आप स्वयं ही कर सकते थे, बस थोड़ा माइंड चलाना है। माइंड कैसे चलता है? तो ये होती है आर्थिक अभाव, ज्यादा माना जाता है ना। यदि आपके पास पैसे में से नहीं है तो चोरी करना सीख जाता है, ऐसी चीजें हैं। आर्थिक भाव, दोषपूर्ण भावना, तो यदि तुम धैर्य भी होता है, धैर्य भी कर लेता है लोग बाग। अनुशासनहीनता, तो इतना कुछ नहीं है। परिवार का वातावरण, ये नहीं है कि अब, है ना, ये नहीं है कि आपका वो परिवार का वातावरण इतना ध्यान नहीं रखता। जैसे कि आपके 3 ब्रदर हैं, 3 में से एक खराब गुंडों के साथ रहने लगा, तो आप भी गुंडों के साथ रहने लगोगे। ये इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आपकी मतलब जो आर्थिक स्थिति है, आपके पैसों की स्थिति है,
वो आपको अपराधी बना सकती है आज की दुनिया में। कहते हैं पैसों के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, कहीं भी हद तक गिर सकता है, ठीक है ना? तो ये होता है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को क्या ध्यान देना चाहिए? व्यक्तित्व आवश्यकता और समस्याओं पर, ठीक है ना? उसकी व्यक्तिगत क्या आवश्यकता है और उनकी क्या प्रॉब्लम है, जो विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु, जैसे कि ये क्लास है, क्लास में बहुत सारे बालक रहते हैं, उसमें से एक बालक या एक दो बालक विशिष्ट बालक होते हैं, तो फिर आप उस शिक्षक को ध्यान देना चाहिए कि जो विशिष्ट बालक है, उसे क्या और चीज की जरूरत है, इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो, क्योंकि उसे विशिष्ट, उसे टॉप कराना है, ठीक है ना? क्योंकि हो सकता है वो बालक और अच्छा हो और है क्या नहीं वैज्ञानिक बन जाए, तो उसे ध्यान रखना है ना। तो ये शिक्षक को समझ सकता है, ये है। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? लो अब बता दो समायोजन शिक्षा का क्या कार्य है। तो ये तो विशेष विशेष व सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना, ये जो है वो समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। अब ऐसा नहीं है कि कोई विकलांग है क्या नहीं? विकलांग है और कोई विकलांग नहीं है, तो क्या विकलांग को अलग रखा जाएगा या फिर नहीं रखा जाएगा? तो ये जो है वो समायोजन शिक्षा है, सब एक ही साथ पढ़ेंगे, ये है। सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? लो अब बताओ, ये जो भैया सृजनात्मक बालक है, अपन लोग सृजनात्मक होंगे तभी अपन एक क्रॉस कर पाएंगे बाल बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, बहुत ही खतरनाक चीज है, ठीक है ना? 45 नंबर में से 45 नंबर सही होना चाहिए आपके दोस्तों, ठीक है ना? और वैसे तो अब महिला पर्यवेक्षक का मैं पेपर आपके अभी लगभग मान के चलो 25 दिन भी मिल गए मुझे, तो मैं आपको ऐसा रिवीजन और सब करा दूंगा कि आपका दिमाग अपने आप दौड़ने लगेगा। ये हमें सृजनात्मक बालक बनना है, तभी महिला पर्यवेक्षक परीक्षा पास कर पाए। सीमित रुचियां बिल्कुल नहीं, सीमित रुचियां तो होना ही नहीं चाहिए, असीमित रुचियां होना चाहिए, ठीक है ना? सोच तो हमारी ये होना चाहिए कि हम भारत के राष्ट्रपति बनेंगे, ठीक है ना? मतलब कुछ भी सोच लो, सोचने में क्या है, लेकिन लगभग वही सोचना चाहिए जो हम हमारे अंदर वह करने की मतलब योग्यता है, या तो अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी। और आप सीमित छोटी सोच रखेंगे तो क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो अच्छी अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, क्रियाशीलता होनी चाहिए और खोजपूर्ण प्रवृत्ति होना, किसी चीज पे सर्च ही करते रहना चाहिए जब तक वो चीज मिल ही ना जाए दोस्तों। ऐसे सृजनात्मक बालक हमको बनना है और मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक परीक्षा पास करनी है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े इसके लिए। दुनियादारी छोड़ दो, मोबाइल बातचीत करते देखो, मोबाइल जितनी अच्छी चीज है उतनी खराब चीज है। यदि आप दुनियादारी छोड़ के इसमें लग जाएंगे तो ये आप यकीन मानिए, देखो ना, अब वो सफलता जो है वो थोड़ा उस पर भी डिपेंड करती है, आपके क्या कहते हैं, लक पर भी होती है, ठीक है ना? आप किस प्रकार की लगी हैं, तो इसमें बहुत ही वो होता है इसमें भी, है ना? तो इसमें मैं नहीं जाता, लेकिन अपनी मेहनत तो करना चाहिए पूरी। तो आज की जो मेहनत है वो आप अपने मोबाइल का सही यूज करें, विश्वास माने और थोड़ा मतलब त्याग करना सीखें, है क्या नहीं? कैसे त्याग करना सीखें? आप थोड़ी माना कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, नहीं है, तो यदि वो आप 1 घंटे आप बात करते हो, तो उसे भाई साहब 1 ही मिनट बात करें, जे 59 मिनट आप बचाएं और अपनी जिंदगी बनाएं, है ना? गर्लफ्रेंड हो, अब ये तो इसमें महिलाएं ज्यादा कर रही हैं, तो मैं इतना नहीं जाता हूँ, कहीं क्या है कि दोस्तों हो गया, कहीं भाइयों बोल दिया मैंने, तो इतना थोड़ा ध्यान कर रखें, ठीक है ना? तो ये चीजें ध्यान रखें। हम चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब वो जैसे कैसे रहता है, कोई बालक हो, किसी को कभी कभार क्या है, पीटता है, कुछ कुछ भी ना हो तो बहुत बेकार पीटने लगता है ना? उसकी चोरी कर ले जाता है, कुछ भी हो, तो क्या छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए, उनके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, उसे उपदेश देना चाहिए, या उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए? नहीं, मुझे भी इसका आंसर सही लग रहा है कि उनके व्यवहार, सॉरी, वैसे इसमें उसे उपदेश देना चाहिए, बताओ। लेकिन मैंने जो पहले कहा है कि उनके व्यवहार का कारण जानना चाहिए,
वैसे मेरे हिसाब से इसका क्या आंसर होगा, ठीक है, मेरे हिसाब से तो बी है दोस्तों, ठीक है ना। उसे लेक्चर देने से क्या फायदा, उसके पहले व्यवहार का कारण जानेंगे तभी तो अपन उससे सुधार पाएंगे मेरे हिसाब से। तो आपको 100 क्वेश्चन 100 वाला कन्फ्यूजन वाला दिया मैंने, ठीक है, थोड़ा आप दिमाग लगाइए, क्या मैं ये उपदेश देना चाहिए, ठीक है, क्या ये मैं सही हूँ, थोड़ा आप ये आपके लिए होमवर्क भी है, और आप कमेंट करें यदि आपने आखिरी तक पहुंचे हैं, और ये थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करें, और आप मेरा सहयोग करें कि उसे उपदेश देना चाहिए कि उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए। यदि इसके कंप्यूटर महाशय के हिसाब से सही है कि उसे उपदेश देना चाहिए, तो फिर इसका आंसर उपदेश देना चाहिए। इस पर आप खुद ही रिसर्च करें दोस्तों, और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक अपने सहयोगी, एक अपने दोस्त को जरूर चैनल को सब्सक्राइब करा दें मित्रों, ठीक है, इतना थोड़ा ध्यान रखें। अब मैं ध्यान रखूंगा आगे और भी इसमें, ठीक है ना। तो आपके दो क्वेश्चन डाउटफुल वाले हैं, एक शायद 60 वाली रो में आया था, 62 वाला क्वेश्चन हो और 100 वाला क्वेश्चन हो। तो आपके जो 98 क्वेश्चन है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, और दो क्वेश्चन आपके लिए मैंने इसमें दिए हैं कि आप कुछ ना कुछ रिसर्च करें और मुझे बताएं, ठीक है ना। वैसे तो मैं इसके आंसर बताए हैं, लेकिन आपके लिए भी कुछ 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 करना चाहिए, और प्रैक्टिस जरूर करें दोस्तों, ठीक है ना। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप मजबूत होंगे। हम तो आपके साथ ही हैं। क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस जो है वो कम से कम 10 बुक से हम कवर कर दें, ठीक है ना, और ऐसे ही कंसेप्ट आधारित करें। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप हमसे जुड़े रहें। कोई भी आपको इच्छा है या आपको सजेशन देना है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए पुनः धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।